हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्लास 10th केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें हमने देखे क्लास 10th केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स और उनके अंदर दिए गए टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जिसमें हम समझेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, चलिए सबसे पहले समझते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जो आते हैं एक सब्सटेंस के अंदर जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। अब आप सोच रहे होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व या फिर मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एक सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है, जो साइज होता है, जो वॉल्यूम होती है, और यहाँ तक कि जो स्टेट्स होती हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। और स्टेट से मेरा यहाँ पर मतलब है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इन तीनों स्टेट्स के बारे में हम पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है जब एक सब्सटेंस के अंदर जो भी एटम्स होते हैं बहुत कॉम्पैक्टली यानी कि टाइटली पैक्ड होते हैं, और जब इन एटम्स के बीच में स्पेसेस आ जाते हैं तो उस स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। अगर इन एटम्स में बहुत ज्यादा स्पेसेस आ जाते हैं, यानी कि ये जो एटम्स हैं ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, तो हम उस स्टेट को गैसियस स्टेट बोलते हैं। सो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी, वॉल्यूम या फिर स्टेट में चेंज आता है तो हम उस चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं। सो अभी तक हमने पढ़ा that in a physical change only physical properties such as shape, size और state change। एक physical change में सिर्फ physical properties जैसे कि shape, size या फिर उसकी state में change आता है, और physical change के दौरान no new substance is formed। कोई नया substance नहीं बनता physical change के दौरान। चलिए मैं आपको फिजिकल चेंज एक एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। अब हम सभी को वाटर के बारे में तो पता ही है, हम वाटर को कंज्यूम भी करते हैं और रोजाना कुछ ना कुछ काम में उसका यूज भी लेते हैं। अब जो वाटर है वो भी 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। अब अगर मैं बात करूं वाटर की सॉलिड स्टेट की, तो जब वाटर यानी कि पानी अपनी सॉलिड स्टेट में होता है तो हम उसको बोलते हैं आइस यानी कि बर्फ। अब अगर मैं इस बर्फ को गर्म करूंगी तो कुछ देर बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी उसमें चेंज आएगा, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। अब अगर हम इस लिक्विड वाटर को और ज्यादा गर्म करेंगे तो ये बॉयल होने लगेगा, और बॉइलिंग के बाद ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगा स्टीम में यानी कि भाप में, जो वाटर की गैसियस स्टेट है। तो जैसा कि अभी आपने इस एग्जाम्पल में देखा, जब हमने वाटर को गर्म किया तो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आया, यानी कि सॉलिड से वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, और लिक्विड से कन्वर्ट हो गया भाप में यानी कि गैसियस स्टेट में। सो यहाँ पर वाटर सब्सटेंस की स्टेट में चेंज हुआ है, सो ये एक फिजिकल चेंज है। बट अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जब वाटर की फिजिकल स्टेट में चेंज आया तो क्या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंज हुआ? जब वाटर अपनी आइस स्टेट में था यानी कि सॉलिड स्टेट में था, तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन थी H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन थे, जुड़े हुए थे,
जिससे वाटर के अंदर प्रेजेंट थे H2O मॉलिक्यूल्स। अब जब हमने बर्फ को गर्म किया तो वो कन्वर्ट हो गया अपनी लिक्विड स्टेट में। तो उस वक्त भी वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन थी H2O। अब जब वाटर को हमने और ज्यादा बॉईल किया तो वाटर कन्वर्ट हो गया वेपर्स में यानी कि स्टीम में, और स्टीम में भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनका केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि केमिकल फॉर्मूला था H2O। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि फिजिकल चेंज के दौरान जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है, केमिकल फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस यानी कि कोई भी चेंज नहीं आता। सो द सब्सटेंस रिमेन्स केमिकली द सेम इवन इफ इट्स शेप, साइज और स्टेट चेंजेस। जो सब्सटेंस है वो केमिकली सेम रहता है, जबकि उसकी शेप, साइज या फिर स्टेट में चेंज आ सकता है। सो फिजिकल चेंज के दौरान सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता। और ये जो फिजिकल चेंज है ये टेम्परेरी होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए ही होता है, और साथ ही ये रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है जो रिवर्स हो सकता है, यानी कि वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का ही, तो अगर हम स्टीम को ठंडा करते हैं तो स्टीम के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होंगे, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। अब हम लिक्विड स्टेट को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो जो पानी है वो जम जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, यानी कि बन जाएगा बर्फ। सो जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब चलिए बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनसे न्यू सब्सटेंस बनते हैं, और ये चेंजेस आते हैं क्योंकि किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। जब किसी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है तो बनता है एक नया सब्सटेंस, और इस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस को हम थोड़े एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क का। अगर हम रात भर दूध को बाहर ही छोड़ देते हैं गर्मी में, तो सुबह क्या होगा? तो जब हम सुबह मिल्क को देखेंगे और उसको टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा होगा, यानी कि सुबह तक जो मिल्क है वो खराब हो जाएगा गर्माहट के कारण और उसका टेस्ट भी खट्टा हो जाएगा। बट ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि हम सभी को पता है, मिल्क के अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं लैक्टोज। अब जब हमने मिल्क को रात भर बाहर गर्मी में छोड़ दिया तो उस वक्त उसके अंदर पैदा हुए कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये मिल्क के अंदर जो शुगर है, जो लैक्टोज शुगर है, उसको डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि उसका ब्रेक डाउन करेंगे, जिसकी वजह से बनेगा एक नया सब्सटेंस जो है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जैसा कि हमें पता है खट्टा होता है, जिस वजह से जो दूध है, जो मिल्क है, उसका टेस्ट भी खट्टा हो जाएगा। सो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से जो मिल्क का टेस्ट है वो खट्टा हो जाएगा, और ये एक केमिकल चेंज है। अब ये केमिकल चेंज क्यों हुआ? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब भी कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा वो एक केमिकल चेंज होगा। सो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना जो था लैक्टिक एसिड, सो ये भी एक केमिकल चेंज है। अब सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का। फर्मेंटेशन के बारे में हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में समझा था। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ईस्ट जैसे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में
जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे तो बनेगा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस प्रोसेस में अल्कोहल बनेगा, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब जब यहाँ पर हम ग्रेप्स की फर्मेंटेशन करेंगे तो बनेगा अल्कोहल, बट वो कैसे बनेगा? हमें पता है ग्रेप्स मीठे होते हैं, सो ग्रेप्स के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सो जब ईस्ट इन कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करेगा तो बनेगा अल्कोहल और साथ में रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जैसे कि इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल बना है, सो एक नया सब्सटेंस बना है। सो ये भी यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स भी एक केमिकल चेंज है जिसकी मदद से बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल यूज किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए। अब चलिए थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जो है कुकिंग ऑफ फूड। हम सब ने कभी ना कभी कुछ तो कुकिंग की ही होगी या फिर देखी होगी। तो जो अनकुक्ड फूड होता है और जो कुक्ड फूड होता है उनमें बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है अनकुक्ड पास्ता और दूसरी साइड पे है कुक्ड पास्ता। तो सबसे पहले देखते हैं अनकुक्ड पास्ता को। ये जो पास्ता है ये साइज में भी छोटा है, इसका टेस्ट भी कुछ नहीं है और साथ ही इसका टेक्सचर भी बहुत हार्ड है। लेकिन जब हमने इसको कुक किया यानी कि जब हमने इसको हीट किया तो इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया, ये सॉफ्ट हो गया जिससे हम इसको इजीली चबा पाएंगे, खा पाएंगे। साथ ही इसके साइज में भी डिफरेंस आया, इसका साइज भी इंक्रीज हो गया। सो ये भी एक केमिकल चेंज है जो आया है हीट की वजह से। जब हमने पास्ता को हीट किया तो पास्ता के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स थे उनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, जिस वजह से जो कुक्ड फूड है उसमें डिफरेंसेस आ गए। सो ऐसे अलग अलग केमिकल चेंजेस होते हैं हमारी सराउंडिंग में। क्या आप ऐसे किसी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो अभी तक हमने समझा फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आने की वजह से देखे जाते हैं। फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकल चेंजेस की, तो ये वो चेंजेस हैं जो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आने की वजह से होते हैं। केमिकल चेंजेस के दौरान नए सब्सटेंस बनते हैं। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।